Hello everyone, welcome back to the Twin Bros YouTube channel and to our most important MCQs for CUET series. आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन कवर करेंगे। ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी से है तो इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन भी है जो आपके सीयूईटी में आएगा ही आएगा। ये एक सोशल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो केस बेस्ड एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, इसीलिए साथ साथ बैठ के एक नोटपैड रख लो, एक पेपर रख लो एंड कीप अ पेन विद यू। साथ साथ जैसे जैसे हम जा रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू कीप टैलिंग योर आंसर्स और चेक करते जाओ कि कौन से का आंसर सही करा है, कौन से का आंसर गलत करा है, राइट। एंड कीप टैलिंग योर स्कोर एट द एंड और अपना स्कोर जो है ना फाइनल वो नीचे डालना है कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि थॉरो प्रैक्टिस केवल वीडियो देखने से नहीं होगी। जब आप साथ साथ करोगे आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे स्ट्रेंथ एरियाज ये हैं, वीक एरियाज ये हैं, यहाँ पे फोकस करना है ताकि यहाँ पे स्कोर हमारा ना जाए। ओके, सो एक्टिवली साथ में सॉल्व करना है, वीडियो नहीं देखना है पैसिवली और स्कोर ड्रॉप करना है कमेंट्स में। Okay, so let's begin the video. Which term refers to the cognitive component of attitudes? A. Values, B. Beliefs, C. Emotions, and D. Behaviors. अब इसका करेक्ट आंसर इज प्रिटी इजी, इट्स बी, बिलीव्स। क्योंकि बिलीव्स यानी जो हम कॉग्निटिवली थॉट्स के रूप में हमारे फ्रोजन है, तो ये हमारे एटीट्यूड्स का कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। इमोशंस अलग है, वैल्यूज भी अगेन अलग है फ्रॉम एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स भी, cognitive component नहीं है attitudes का। Aryan is participating in a survey about environmental conservation attitudes. He is asked to rate his attitude towards recycling on a scale from 1 to 5, with 1 being strongly disagree and 5 being strongly agree. If Aryan rates his attitude as 3, his attitude towards recycling options हैं A is positive and extreme, B is positive and less extreme, C is negative and less extreme and D none of the above. अब ये जो आपका क्वेश्चन है एटीट्यूड्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वहां से आया है, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस। तो हमें क्या कह रहे हैं कि आपका स्केल है 1 to 5 का एंड उस पे 1 is strongly disagree, 5 is strongly agree and Aryan chose 3। अब हम ये जानते हैं पहली बात तो अगर स्ट्रांगली डिसअग्री कहा है 1 पे है तो दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ, एंड स्ट्रांगली एग्री 5 पे है तो यानी ये होगा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ। इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, फाइन। बट आर्यन चोज 3 बिल्कुल बीच में है, सो इट इज अ न्यूट्रल एटीट्यूड, इट इज नाइदर पॉजिटिव, इट इज नाइदर नेगेटिव। फिर दूसरी बात, अगर एक्सट्रीमनेस की बात करें, अगेन 1 and 5 आर मोर एक्सट्रीम, 4 and 2 आर लेस एक्सट्रीम एंड 3 इज लीस्ट एक्सट्रीम और नॉट एक्सट्रीम एट ऑल, बिकॉज न्यूट्रल का मतलब ही है बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस को देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, द करेक्ट आंसर वुड बी डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एंड नॉन एक्सट्रीम एटीट्यूड है। न्यूट्रल एटीट्यूड कभी भी एक्सट्रीम नहीं हो सकता, तो द आंसर इज डी नन ऑफ द अबव। Sorry, what are cognitive units activated by social psychologists to understand social behavior and cognition? A. Logical cause and effect relationships, B. Schemas, C. Common sense, and D. External behaviors. अब इसका आंसर would be बी, स्कीमास। स्कीमास हमारे नॉलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉग्निटिव यूनिट्स होती हैं जिनके थ्रू ही हम सोशल कॉग्निशन कर पाते हैं और जो सोशल बिहेवियर हो रहा है हमारे आसपास लोगों से रिलेटेड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसका आंसर वुड बी स्कीमास। ये आपकी डेफिनेशन से सीधा सीधा उठाया गया है फ्रॉम एनसीईआरटी। जॉन स्ट्रांगली बिलीव्स इन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटेन्स अ डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज रूटीन. He also follows a balanced diet and prioritizes mental well-being through meditation and mindfulness practices. In the context of John's attitude towards health and well-being, what term describes it? Yeah, what property of attitudes describes it the best? A. Simplicity, B. Complexity, C. Peripherality, and D. Centrality. अब अगर हम इसमें देखें, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के दो एक्सट्रीम्स हैं, राइट, टू एंड्स ऑफ द कॉन्टिन्यूम, और ये भी दोनों एक ही प्रॉपर्टी के दो एक्सट्रीम्स है कि पेरिफेरल एटीट्यूड, सेंट्रल एटीट्यूड। तो यहाँ पे समझना है यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। सेंट्रल एटीट्यूड तब होता है जब एक वो बहुत ही मेजर एटीट्यूड है इन द एटीट्यूड सिस्टम और वो बाकी एटीट्यूड्स को भी अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें बताया है कि जॉन का एक हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ एटीट्यूड है और किसी एटीट्यूड की बात नहीं करी है। दिस इज द ओनली एटीट्यूड दे हैव मेंशन्ड। इसलिए सेंट्रलिटी और पेरिफेरलिटी का तो ऑप्शन जो है वो हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। ये तभी होगा जब बहुत सारे एटीट्यूड्स मेंशन है और एक एटीट्यूड
और एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट अगर हम देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेल्थ एंड वेलबींग का एक एटीट्यूड है, बट उसमें देखो जॉन क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। एक्सरसाइज भी करनी है, बैलेंस डाइट भी लेनी है, मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ, और उसके लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब क्या है, इट्स नॉट अ सिंपल एटीट्यूड कि भाई हेल्थ का मतलब है बस एक्सरसाइज करनी है, बस जिम जाना है, हो गया। बल्कि हिज आइडिया ऑफ हेल्थ, हिज एटीट्यूड ऑफ हेल्थ comprises several other attitudes या several other smaller attitudes within itself. So we can say it's not a simple attitude. Simple attitude तो बस it has just a few और एक या दो एटीट्यूड विद इन इट, बट ये एक कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है, इसलिए द आंसर वुड बी दी कॉम्प्लेक्सिटी, जो जॉन के हेल्थ एंड वेलबींग के एटीट्यूड को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इन अ कम्युनिटी वेयर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज हाईली वैल्यूड, children observe their parents and other adults displaying respectful behavior towards older individuals. Consequently, children internalize this culture and develop a respectful attitude towards elders themselves. Which process of attitude formation is illustrated in this scenario? A. Learning attitudes through association. B. Learning attitudes through modeling. C. Learning attitudes through group and cultural norms. And D. Learning attitudes through एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। अब हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे रिस्पेक्ट करी जाती है एजेड लोगों की, और बहुत इसे अच्छी बात मानी जाती है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स और अदर एडल्ट्स को देखते हैं रिस्पेक्टफुल होते हुए टुवर्ड्स ओल्डर इंडिविजुअल्स, और उन्होंने इस कल्चर को इंटरनलाइज कर लिया है। अब देखो ये आपको जानबूझ के दिया है ताकि आप मॉडलिंग और कल्चरल नॉर्म्स वाले एटीट्यूड फॉर्मेशन के बीच में ना कंफ्यूज हो जाओ। बट ये देखो यहाँ पे हमें बार बार हिंट्स दिए गए हैं, कम्युनिटी में ये एक वैल्यू है कि करना चाहिए रिस्पेक्ट। बच्चों ने इस कल्चर को इंटरनलाइज करा है, जिसका मतलब है इट्स नॉट एटीट्यूड फॉर्मेशन ड्यू टू मॉडलिंग, इट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। वहां का कल्चर ही एक एटीट्यूड एम्फोसाइज कर रहा है, और बच्चों ने वो एटीट्यूड पिकअप करके अपने लिए अडॉप्ट कर लिया। ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स ऑफन सीक टू बिलोंग टू अ ग्रुप and may adopt the norms and attitudes of that group. This phenomenon primarily relates to the influence of A. Family and school environment, B. Personal experiences, C. Reference groups, and D. Media related influences. अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, दिस कैन बी कंफ्यूज। जब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, बट इसका करेक्ट आंसर वुड बी सी, रेफरेंस ग्रुप्स। बिकॉज पहली बात तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, कि हम सीख करते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करें, जो हमारे पीयर्स का ग्रुप हो, और हम उस ग्रुप के नॉर्म्स एटीट्यूड्स को एज इट इज अडॉप्ट कर ले, ताकि हमारी आइडेंटिटी पे वो एड ऑन करे। अब यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट इज लाइक एट द वेरी अर्ली स्टेज, ओके, इट्स द फर्स्ट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन, जब आप बहुत ही एक अर्ली स्टेज में होते हो, when you are a preschooler or something. But during adolescence though, during adolescence आप अपनी identity ढूंढते हो, you find people who are like you, and so that you can adopt their ideas as your identity. So this would be C, reference groups, and not A, family and school environment. Which of the following statements is correct about media related influences? A, they have been powerful sources of information since always. They first strengthen the cognitive and affective components of attitudes, and then they may also affect the behavioral component. C, it exerts mostly bad influences on attitude, and D, media sources can be regularly checked for the nature of information. अब इनमें से देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत। क्या वो मीडिया हमेशा से एक पावरफुल सोर्स रही है इन्फॉर्मेशन का? नहीं, जब से टेक्नोलॉजी एडवेंट हुआ है तभी से। दे फर्स्ट स्ट्रेंथन द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स, पहले थॉट एंड इमोशंस को इफेक्ट करती है, उसके बाद बिहेवियर में चेंज दिख सकता है, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देख लें, तो आंसर तो मिल ही गया है। एक्सर्ट्स मोस्टली बैड इन्फ्लुएंसेस, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी एक्सर्ट करती है मीडिया। और मीडिया सोर्सेज कैन बी रेगुलरली चेक्ड, नो, दैट्स द प्रॉब्लम विद मीडिया। आप चेक नहीं कर सकते कि क्या इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, कौन सी verified nahi hai. So the answer would be B. Media influences first strengthen the cognitive and affective components of attitude, and then they may also affect the behavioral component of attitude. In the concept of balance, what condition indicates an imbalance in attitude according to the POX triangle? First, all three sides are negative. Second, two sides are positive and one side is negative. Third, all three sides are positive. And fourth, two sides are negative and one side is positive. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमारी ये थ्योरी क्या कहती है, POX triangle, कि there would be one person, there would be one another person, and there would be a third object जिसके प्रति एक एटीट्यूड है, या एक पर्सन जिसके प्रति एक एटीट्यूड है। ओके, सो अगर बैलेंस होगा तो फिर देर इज नो नीड
फॉर एन एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड्स कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं। बट अगर इस ट्राइंगल में कहीं भी एक इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है तो हमें एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा एक साइड पे, एटलीस्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो चार स्टेटमेंट्स है ना, इनको लेट्स टेक अ लुक थ्रू अ ट्राइंगल, बिकॉज ये क्या है, पीओएक्स वाला ट्राइंगल वाला कंसेप्ट जो है ना, आपको तभी याद रहेगा जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे याद रखोगे, नहीं तो स्टेटमेंट्स याद रखना बहुत टीडियस हो जाता है कभी कभी, एंड आपसे गलती हो जाती है। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। तो देखिए, लेट्स से यहाँ पे द पर्सन इज बहू, ओके, अ न्यूली मैरिड बहू, देन on the other hand, on the other side of the triangle is sas. So S is for sas, बहू की सास, and then the object or the जिसके प्रति हमारा attitude है, that is work, working after marriage, कि शादी के बाद क्या लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या नहीं। नाउ दिस इज, यहाँ पे मैं एक सिचुएशन प्रेजेंट कर रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द ट्राइंगल। ओके, सो लेट्स सी, द बहू फील्स दैट आई शुड वर्क आफ्टर मैरिज, बट द सास फील्स दैट नो, यू शुड नॉट वर्क आफ्टर मैरिज। और बहू एंड सास के बीच में रिलेशंस जो हैं अभी, दे आर नाइस, सो पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, सास फील्स दैट यू शुड नॉट वर्क आफ्टर मैरिज, बहू फील्स यू हैव टू वर्क आफ्टर मैरिज, आई नीड टू वर्क आफ्टर मैरिज, एंड बहू एंड सास के बीच का इक्वेशन, द एटीट्यूड इज पॉजिटिव। बट अगर बहू को बाहर काम करना है, either she'll have to do कलेश with her सास, okay, so this attitude would become negative, right? या फिर बहू को क्या करना पड़ेगा, अगर सास के साथ she needs to keep her attitude, her relationship okay, positive, she needs to give up on her idea of working outside, जिसका मतलब क्या है, अगर दो साइड्स पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव थे ना दो साइड्स, एंड एक साइड नेगेटिव था, तो आपको एटीट्यूड चेंज करना ही पड़ेगा, आप बिना एटीट्यूड चेंज करे नहीं रह सकते, विच मीन्स हमारी जो सेकंड कंडीशन है, टू साइड्स आर पॉजिटिव, वन साइड इज नेगेटिव, दिस इज अ इम्बैलेंस कंडीशन। ओके, अब एक और चीज, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी सिचुएशन का, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इम्बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे द बहू फील्स दैट नो, आई नीड नॉट वर्क आफ्टर मैरिज, अ गर्ल शुड नॉट वर्क आफ्टर मैरिज, बाय द वे दिस इज अ पर्सनल चॉइस। देन सास ऑल्सो बिलीव्स कि नहीं भाई, लड़कियों को शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए। बहू एंड सास have a negative, let's assume they have a negative equation with each other. यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन एन इम्बैलेंस कंडीशन। क्यों? क्योंकि जब दोनों का ही एटीट्यूड एक चीज के प्रति नेगेटिव है, सेम है, तो इन दोनों के बीच में, बहू एंड सास के बीच में कलेश क्यों हो रहा है? दे शुड हैव अ पॉजिटिव इक्वेशन ना, कि भाई कोई जरूरत ही नहीं है लड़ाई झगड़े की, क्योंकि आप भी वही सोचते हो, मैं भी वही सोचती हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं थी, यू कैन मेक इट पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जब भी आपका ये होता है, तीनों साइड्स जब नेगेटिव होती है ना, तब भी इट्स एन इम्बैलेंस कंडीशन, क्योंकि तब भी आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा एटलीस्ट एक साइड पे, या तो यहाँ पे चेंज होगा, या यहाँ पे चेंज होगा, या यहाँ पे चेंज होगा, विच मीन्स इवन दिस इज एन इम्बैलेंस कंडीशन। इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट वुड बी ए 1 and 2। जब तीनों साइड्स नेगेटिव होती हैं, जब दो साइड्स पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है ना, तब हमारा इम्बैलेंस कंडीशंस होती हैं। बाकी दो हमारी बैलेंस कंडीशंस हैं, जहां पे हमें एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है। अ मैचिंग क्वेश्चन, दिस इज अ पीवाईक्यू। लिस्ट 1 में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, लिस्ट 2 में कॉजल फैक्टर्स दिए हैं। तो लिस्ट 1 देख लेते हैं पहले। A task characteristics, B hard work, C fate, and D ability. List 2, first internal stable, second external stable, third unstable internal, and fourth unstable external. अब एक थ्योरी है एट्रीब्यूशन की, सक्सेस एंड फेलियर्स की, उस पे बेस्ड ये एमसीक्यू है। तो अब देखते हैं टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स। I'll take an example again. There's a test that you need to prepare for. तो task characteristics माने उस टेस्ट का difficulty level, उसका syllabus. Now this is something that you can't control. It's beyond your control. It's not an internal factor. तो ये एक external factor है. Plus क्या ये change होगा? नहीं, जैसा टेस्ट का difficulty level है वो वैसा ही रहेगा. So this is an external स्टेबल फैक्टर। हार्ड वर्क हमारा अपना होता है, तो नंबर 1 इट्स एन इंटरनल फैक्टर, एंड सेकेंडली हार्ड वर्क अभी मैं ज्यादा कर सकती हूँ, अगली बार उससे शायद कम हो सकता है, तो इट्स अ फ्लक्चुएटिंग फैक्टर, अनस्टेबल फैक्टर है, तो इट्स अ अनस्टेबल इंटरनल फैक्टर। फेट मतलब लक। नाउ लक इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर हैंड्स, इट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर, ऑल्सो इट कीप्स चेंजिंग, कि यार इस बार किस्मत नहीं थी, अगली बार ट्राई करेंगे, राइट। तो इट्स एन अनस्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर। एबिलिटी मतलब मेरा इनहेरेंट पोटेंशियल या कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, दैट इज इंटरनल, बिकॉज मेरे अंदर से स्टेम कर रहा है, एंड स्टेबल, मेरी एबिलिटी टू डू समथिंग तो चेंज नहीं हो सकती ना, मेरा एफर्ट चेंज हो सकता है, एबिलिटी कैन नॉट चेंज। तो इस हिसाब से द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ,
and B का first. According to the two-step concept of attitude change, what is the first step? A. The target changes their attitude towards the source. B. The target identifies with the source. C. The source changes their behavior towards the attitude object. And D. The target observes the source behavior and imitates it. इसका correct answer would be B. The target identifies with the source. टू स्टेप कंसेप्ट में क्या होता है, पहले तो जो टारगेट है जिसका बिहेवियर बदलना है वो आइडेंटिफाई करता है विद द सोर्स, उनकी तरफ अट्रैक्टेड होके या उनकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, उनकी तरफ एक लाइकिंग रख के, राइट. सो you identify with the source, and in the second step the source changes their behavior या फिर their attitude towards the attitude object, और इसीलिए टारगेट भी उनको इमिटेट करते हुए अपना एटीट्यूड बदल लेता है. सो द आंसर वुड बी बी. फर्स्ट स्टेप इज कि टारगेट आइडेंटिफाइज विद द सोर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइकोलॉजिस्ट्स गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो कि एक एटीट्यूड चेंज की थ्योरी है? ए. फ्रिट्ज हाइडर, बी. लियोन फेस्टिंजर, सी. एस.एम. मोसिन एंड डी. नॉर्मन ट्रिपलेट. द आंसर इज Leon Festinger. Hyder gave आपका बैलेंस कंसेप्ट, मोसिन gave आपका टू स्टेप कंसेप्ट एंड ट्रिपलेट gave हमारा सोशल फैसिलिटेशन का कंसेप्ट. Which attitudes are easier to change? A. Extreme attitudes, B. Central attitudes, C. Negative attitudes, and D. Simple attitudes. The answer is pretty evident इसमें. The answer would be D. Simple attitudes, because एक एटीट्यूड जितना एक्सट्रीम होगा उसको चेंज करना उतना मुश्किल होगा क्योंकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेंट्रल एटीट्यूड, एक एटीट्यूड सिस्टम में जितना ज्यादा स्पेस लेगा और एटीट्यूड्स पे जितना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा उसको भी चेंज करना मुश्किल होगा. पॉजिटिव एटीट्यूड्स को चेंज करना इजी होता है देन नेगेटिव एटीट्यूड्स, इसलिए द आंसर इज डी. सिंपल एटीट्यूड्स. ओके, दिस इज एन assertion and reasoning based question, so let's be careful. Assertion is, in the Carl Smith and Festinger experiment, students who got only $1 for telling others that the experiment was interesting actually found it boring. And the reason is, the first dollar group experienced cognitive dissonance, which led to a changed attitude towards the experiment. Options हैं, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not correctly explaining A. C, A is true, R is false, and D, A is false, R is true. अब पहले जब भी assertion reasoning question कर रहे हैं पहले देखना है दोनों स्टेटमेंट सही भी है या नहीं, तो पहले देखते हैं, राइट. कार्ल स्मिथ एंड फेस्टिंजर का एक्सपेरिमेंट, यस, इन्होंने जो हमारा $20 एंड $1 वाला एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत बोरिंग एक्सपेरिमेंट में बिठाया और फिर उनसे कहा कि आप दूसरों को बोलो कि ये एक्सपेरिमेंट जो था ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और उसके बाद उनसे दोबारा पूछा कि अब आपको क्या लग रहा है कि हाउ वाज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली. तो कार्ल स्मिथ एंड फेस्टिंजर ने एक्सपेरिमेंट करा था. इसमें जिस ग्रुप को केवल $1 मिला था बताने के लिए, औरों को लाई करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, ऑल्दो एक्सपेरिमेंट बोरिंग था, उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें एक्चुअली लगा कि एक्सपेरिमेंट बोरिंग ही है. इज दिस करेक्ट? दिस इज रॉन्ग. इनफैक्ट जिनको $20 मिले थे ना और उन्होंने औरों को लाइक किया कि हाँ इंटरेस्टिंग है, उन्होंने अपना स्टैंड सेम ही रखा कि नहीं यार बोरिंग ही था एक्सपेरिमेंट. बट जो $1 वाला ग्रुप था, जिनको $1 मिला था झूठ बोलने के लिए औरों को कि भाई इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बाद में कहा कि हाँ हमें भी इंटरेस्टिंग लगा एक्सपेरिमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर वुड बी डी इज फॉल्स, आर इज ट्रू. बट आर देख लेते हैं, कंजूसी नहीं करनी. यू नो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर प्रेप, मॉक टेस्ट में बात अलग है कि आपको जल्दी जल्दी टाइम बाउंड रह के सही आंसर करना है. बट जब आप प्रेप कर रहे हो, जब आप सीरीज में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज यू फाउंड द करेक्ट आंसर, डू नॉट स्किप द अदर ऑप्शंस या जो और कीवर्ड्स दिए हैं क्वेश्चन में, उन पे भी एक बार नजर डाल लो, उससे भी प्रेप में हेल्प मिलेगी, राइट. तो रीजन देख लेते हैं. The $1 group experienced cognitive dissonance, which led to a changed attitude towards the experiment. This reason is true क्योंकि $1 ग्रुप को लगा कि मैंने इतने से पैसे के लिए तो दूसरे को नहीं बोला होगा कि इंटरेस्टिंग है, तो इट मीन सच में इंटरेस्टिंग होगा. बट $20 ग्रुप हैड अ रीजन कि यार मैंने उसको झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे $20 मिले थे, बड़ी रकम मिली थी, इसलिए मेरा झूठ बोलना was justified. But I feel that yes, the experiment was boring. So the A is false, R is true. Okay, Manasvi did not like her roommate. One day she saw that her roommate stole some of her valuables. This led to Manasvi completely hating her. What direction of attitude change has occurred here? A. Congruent change, B. Incongruent change, C. Negative change, and D. Positive change. अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? Manasvi did not like her roommate, जिसका मतलब एटीट्यूड जो था टुवर्ड्स रूममेट वो पहले से नेगेटिव था. ओके, फिर जब देखा कि रूममेट ने उसका कुछ सामान चुरा लिया है तो मनस्वी स्टार्टेड कंप्लीटली हेटिंग हर. अभी तक तो नेगेटिव था बट अब क्या हुआ है, और नेगेटिव हो गया.
ओके, दिस इज लाइक बहुत सारे नेगेटिव के साइंस, आई एम सो सॉरी, बट या। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चेंज तो नहीं हुआ, पहले से नेगेटिव था ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है जब एटीट्यूड का, तब हम कहते हैं नेगेटिव चेंज हुआ है, और पॉजिटिव चेंज होता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है एटीट्यूड। तो ये दोनों तो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब पहले ही एटीट्यूड नेगेटिव था, अब और नेगेटिव हो गया, तो दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट चेंज, क्योंकि एक ही वैलेंसी रही ना, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो एक ही रहा, नेगेटिव मोर नेगेटिव, नॉट लाइक नेगेटिव उल्टा जाके पॉजिटिव हुआ है, दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट चेंज की डायरेक्शन ऑपोजिट है चेंज की। अभी तक नेगेटिव था बट अब पॉजिटिव हो गया, इट्स लाइक नेगेटिव था और नेगेटिव हो गया, so this is a congruent change. A mosquito repellent advertisement shows a mother stopping her child from going outside without applying the product and the duo hugging in the end. This message characteristic portrays A. Rational appeal, B. Emotional appeal, C. Health motive, D. Indirect mode. अब यहाँ पे अपील हमारे ये वाले जो वो है ना, these are actual food for this answer. तो यहाँ पे I think I need not, we all have seen this advertisement actually, that's why I made this question. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे भी एक loved one involved है, एक emotional picture create करी जा रही है of care and love, emotions जहाँ involved है, it has to be emotional appeal, so it's B, emotional appeal. This is a sort of a matching question, you have to figure it out yourself. So हमारा question है prejudice, stereotype, डिस्क्रिमिनेशन, एंड जो ऑप्शंस में हमें दे रखा है कि इनका नेचर क्या है, क्या ये एक बिहेवियर है, क्या ये कॉग्निशन है, क्या ये एक इफेक्ट है। तो ऑप्शंस है ए बिहेवियर कॉग्निशन इफेक्टिव, बी एटीट्यूड कॉग्निशन बिहेवियर, सी इफेक्ट एटीट्यूड इफेक्टिव, एंड डी इज कॉग्निशन बिहेवियर इफेक्टिव। अब इफेक्टिव का मतलब होता है कोई भी इमोशन से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइज जो होता है वो एक टाइप का एटीट्यूड होता है, ओके, प्रेजुडाइज इज अ एटीट्यूड। स्टीरियोटाइप जो होता है प्रेजुडाइज का थॉट कंपोनेंट होता है, थॉट कंपोनेंट है मतलब वो क्या होगा, इट वुड बी अ कॉग्निशन, इट्स अ बिलीफ। एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब प्रेजुडाइज हमारा एक्चुअली बिहेवियर में दिख रहा है कि भाई मैं क्लियरली डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ किसी के साथ अपने एक्शंस के थ्रू, सो दिस इज अ बिहेवियर, विच मीन्स हमारा करेक्ट आंसर वुड बी बी, कि प्रेजुडाइज is an attitude, stereotype is a cognition, and discrimination is a behavior. Assertion and reasoning again. Assertion is more intelligent persons change their attitudes more willingly than less intelligent ones. Reason is intelligent people base their attitudes on correct information and critical thinking. Okay? तो यहाँ पे पहले देखना है कि क्या दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो असर्शन देख लेते हैं, जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं they change their attitudes more willingly than less intelligent people. Okay, so this is true. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, यस उनके एटीट्यूड्स आसानी से चेंज नहीं होंगे, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट्स देख के या फिर हाफ इंफॉर्मेशन लेके हम अपने एटीट्यूड्स को बहुत विलिंगली बहुत जल्दी से चेंज कर लेते हैं, सबकॉन्शियस चेंज ऑफ एटीट्यूड्स, वो नहीं होगा इंटेलिजेंट पीपल के साथ। बट इंटेलिजेंट पीपल विलिंगली कॉन्शियसली अपने एटीट्यूड ज्यादा विलिंगली चेंज कर सकते हैं दैन लेस इंटेलिजेंट पीपल, दे डू नॉट स्टिक विद देयर बायसेस, ओके। और रीजन क्या दिया है कि इंटेलिजेंट पीपल बेस देयर एटीट्यूड्स ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, अगर हमें लगता है, इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि भाई कोई चीज सही है, हाँ इसका एक बेसिस है, they will change their attitudes and is are explaining A. So more intelligent persons change their attitude more willingly than less intelligent one, because they base their attitudes on correct information and critical thinking. Absolutely, it explains A flawlessly. So the answer would be A. Both A and R are true, and R is correctly explaining A. अगर अभी तक लग रहा है कि थोड़ी भी solid prep हो रही है, actually कुछ challenging लग रहा है, हाँ कि मेरी prep में कुछ on add हो रहा है ना, तो guys please like the video, ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स। कहीं भी लग रहा है यार दीदी ने कुछ गलत बोला, या फिर इसमें तो ये भी हो सकता है, कहीं भी लग रहा है कि ये डिस्कस किया जा सकता है या फिर इसमें ये ऐड किया जा सकता है, इवन इफ यू आर जस्ट अप्रिशिएटिंग, यू हैव सम सजेशंस, सम फीडबैक, प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स गाइस, इट रियली मोटिवेट्स अस टू कीप गोइंग। हमें पता है ये टाइम आपके लिए कितना क्रूशियल है, इसलिए वी वांट टू सपोर्ट यू द बेस्ट वी कैन, ओके। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल, इट रियली मोटिवेट्स अस। बहुत रिसोर्सेज लगती हैं बट हम आपके लिए करना चाहते हैं ये। So let's get to the next question. There would be consistency between attitudes and behaviors when choose the incorrect statement. अब ये attitude behavior relationship वाला हमारा question आ गया है। A, the person is aware of their attitude.
B, there is an external obligation for the person to act a certain way. C, the person believes the behavior to have a positive consequence. D, the person's behavior is not being evaluated. तो इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पे जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर नहीं होगा, लाइक थोड़ा डिफरेंट होगा, एटीट्यूड कुछ और होगा, बिहेवियर कुछ और होगा? दैट वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? सो इफ द पर्सन इज अवेयर ऑफ देयर एटीट्यूड, यस, उनका जो बिहेवियर है वो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है कि एक सर्टेन वे में एक्ट करना है, तो आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट नहीं होगा जैसे आप चाह रहे हो। इट्स मे बी सिचुएशनल फैक्टर्स कह रहे हैं आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, ऑल्दो आप जानते हो आपका एटीट्यूड वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक टीचर के प्रति बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, यू हेट हिम टू द कोर, hate them to the core, but एक decorum है as a student and you have to respect them, right? तो यहाँ पे आपका attitude आपके behavior से match नहीं कर रहा, so the correct answer would be B, that there is an external obligation for the person to act a certain way। जब ऐसा होता है तो attitudes और behaviors के बीच में consistency नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, जब person को लगता है कि हाँ मेरा जो behavior है वो एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लाएगा, तब भी वो अपने एटीट्यूड को एक्ट आउट करते हैं। डी, द पर्सन बिहेवियर, जब उसे इवेल्युएट नहीं किया जा रहा होता, राइट, उन्हें इवेल्युएट नहीं किया जा रहा होता, तो द पर्सन इज अगेन फ्री टू बिहेव इन द वे दे बिलीव दे शुड। दिस इज अ केस बेस्ड स्टडी, लेट्स रीड इट केयरफुली। In a workplace, there is a team of employees who come from different departments and backgrounds. One of them, X, is relatively new and lacks confidence in her abilities. Okay. Some colleagues start to perceive her as incompetent due to her reserved nature. They begin to exclude her from important discussions and projects, assuming that she won't be able to handle the workload. As a result, X starts feeling isolated and begins to withdraw from team activities and stops offering her ideas during meetings. This behavior confirms the initial assumptions made by her colleagues. Who now see her as unproductive and unreliable. Here, the source of prejudice is A, strong social identity and in-group bias, B, scapegoating, C, self-fulfilling prophecy, and D, kernel of truth concept. अब यहाँ पे अगर हम देखें केस को ध्यान से, क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है एक्स जो कि अभी नए हैं ऑफिस में, उनका नेचर है वो थोड़ा रिजर्व्ड है, ज्यादा नहीं बोलते, तो उनके कलीग्स क्या कह रहे हैं, एक अजम्पशन बना लिया, एक प्रेजुडाइज बना लिया कि भाई ये जो व्यक्ति है ना ये इनकॉम्पिटेंट है क्योंकि ये तो कुछ बोलती नहीं है, इसे कुछ आता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट एक्स को आइसोलेटेड फील होता है और वो वैसे ही और विड्रॉ करने लगती है टीम एक्टिविटीज से और अपना इनपुट भी देना छोड़ देती हैं। अब ये जो सारी एक्टिविटीज जो वो करने लग गई हैं बिकॉज शी हैज स्टार्टेड फीलिंग आइसोलेटेड, क्योंकि ऐसा उनके कोलीग सोचते हैं, उनके इस बिहेवियर में क्या करा, जो एक इनिशियल प्रेजुडाइज था कि अरे इनकॉम्पिटेंट है, इसे कुछ आता ही नहीं है, उसको कंफर्म करा ना, उसको उनका बिहेवियर कंफर्म कर रहा है। जहां भी जो विक्टिम ग्रुप है वो एक प्रेजुडाइज को कंफर्म करता है थ्रू देयर बिहेवियर, द आंसर हैज टू बी सी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग, खुद ही फुलफिल कर देना कि भाई तुम जो मेरे बारे में assumption बना रहे हो, that is correct. So the answer is C, self-fulfilling prophecy in this case. Which of the following is not a strategy for handling prejudice? A, de-emphasizing a narrow social identity based on the in-group. B, minimizing opportunities for learning prejudices. C, discouraging self-fulfilling prophecy among the victims of prejudice. And D, distributing equal powers between the discriminator and victim group. So हमारी एक नैरो सोशल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरा ग्रुप ये है, मेरा ग्रुप ये है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्ट्रैटेजी। प्रेजुडाइसेस या मतलब बच्चे सीखे ही ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिनिमाइज कर देना। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप प्रेजुडाइज के विक्टिम हो तो उनको एनकरेज करना कि नहीं भाई आपको ऑपोजिट एक्ट करना है प्रेजुडाइज के, आपको उसे कंफर्म नहीं करना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट क्या विक्टिम ग्रुप और डिस्क्रिमिनेटिंग ग्रुप के बीच में इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने से प्रेजुडाइज खत्म हो जाता है? तो ये हमारा आंसर जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर डी। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, विच इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर्स, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी का एक सेंट्रल कंसेप्ट है, तो इससे तो क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से पक्का है, ना आए तो देखते हैं। Fundamental attribution error is known as a tendency to give greater weightage to A, external factors over internal factors, B, stable factors over unstable factors, C, internal factors over external factors, and D, unstable factors over stable factors. अब एक चीज याद रखनी है, FAE यानी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात होती है, तो ये बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। द करेक्ट आंसर वुड बी सी,
फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं दैन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ भी अगर होता है, हम किसी को कुछ करते देखते हैं, वी बिलीव कि दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर दैट वे, नॉट दैट बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स या सिचुएशंस उनसे ऐसा कुछ करवा रही है। सोशल कॉग्निशन इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डैश ए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, बी सोशल ऑब्जेक्ट्स, C psychological objects, and D behavior. The answer is pretty easy in the question itself. It's B social objects, क्योंकि social cognition, social objects में क्या आ गए हमारे हमारे लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे रिलेशनशिप्स, ये सब सोशल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन डैश द परसीवर फॉर्म्स एंड असाइंस एन एक्सप्लेनेशन टू द टारगेट्स बिहेवियर। ए सोशल कॉग्निशन, बी स्कीमा, सी इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड डी एट्रीब्यूशन। तो वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे जो परसीवर है, जो बिहेवियर को देख रहा है, किसी को करते हुए, टारगेट को बिहेवियर करते हुए देख रहा है, वो एक कॉज असाइन करता है कि अच्छा ये टारगेट ने ये बिहेवियर करा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अपने माइंड में एक एक्सप्लेनेशन उसका बना लिया, तो उसको हम कहते हैं डी एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूट करना, एक कॉज एट्रीब्यूट करना, राइट। सोशल कॉग्निशन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट्स लाइक जो भी हम थिंकिंग करते हैं रिलेटेड टू द सोशल वर्ल्ड। स्कीमा इज अ नॉलेज स्ट्रक्चर एंड इंप्रेशन फॉर्मेशन, मतलब किसी को देखा एंड उनके बारे में जो पहला इंप्रेशन हम फॉर्म करते हैं वो किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फॉर्म करते हैं। Attribution is like किसी के बिहेवियर को एक कॉज के साथ अटैच करना। Examine the following statements about stereotypes and select the correct ones. First, these are category-based schemas related to individuals. Second, they are overgeneralizations that are not directly verified or based on logical thinking. Third, they are based on the most typical member of a group. And fourth, prejudices can develop in the absence of stereotypes. अब इनमें से पहले देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। नीचे से देखते हैं, prejudices can develop in the absence of stereotypes. Yes, this is true. आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट दिया है कि स्टीरियोटाइप्स ना हो ना, थॉट कंपोनेंट ना हो, तो भी prejudices डेवलप हो सकते हैं। थर्ड, स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो एक ग्रुप का जो सबसे प्रोटोटिपिकल मेंबर होता है ना, उस पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि भाई ट्राइबल पीपल, what is the first image that emerges in your head? It's like people wearing headgears और बिल्कुल जंगल वाले पत्तों से बने कपड़े, when actually that does not represent tribals at all. There is a lot of diversity and tribals are going through different life paths, right? वो अलग अलग choices अपनी life में कर रहे हैं, professional and occupational choices. But ये एक हमारा स्टीरियोटाइप है अबाउट ट्राइबल्स, इसलिए जो मोस्ट टिपिकल इमेज ऑफ अ ट्राइबल है ना, वो हमारे दिमाग में आई। सो यस, दिस इज ट्रू दैट स्टीरियोटाइप्स आर बेस्ड ऑन द मोस्ट टिपिकल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। सेकंड, स्टीरियोटाइप्स एक टाइप के ओवर जनरलाइजेशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली वेरीफाइड नहीं होते और लॉजिकल थिंकिंग पे भी बेस्ड नहीं होते। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड फर्स्ट, these are category based schemas related to individuals. Yes, they are category based schemas, but are they related to individuals? यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिसलवाने के लिए देखो दे दिया। These are category based schemas related to groups, not individuals. Stereotypes कभी भी एक इंसान के बारे में नहीं होते, they are always about a group. तो this is wrong. इसीलिए हमारा correct answer would be C. Second, third and fourth are the correct statement. First का half is correct, but they are not related to individuals, they are related to group, इसलिए that's the wrong statement. Okay, Ram had a job interview. He was first asked about his educational qualifications, which were not up to the mark. Followed by this, the interviewer asked, this is interviewer, not interview. Interviewer asked Ram about his work experience and portfolio, which were highly proficient and detailed. In spite of this, Ram was not selected for the job. Process of impression formation did the interviewer display? A. Primacy effect. B. Recency effect. C. Halo effect. And D. None of the above. तो ये में क्या कह रहे हैं, राम का एक जॉब इंटरव्यू था। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या पूछा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, जो कि उतनी अच्छी नहीं थी। फॉलोड बाय दिस, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई उसमें राम हैड परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली, बट फिर भी राम को सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए प्राइमेसी इफेक्ट डिस्प्ले करा है इंटरव्यूअर ने। जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आई उसके बेसिस पे इंप्रेशन फॉर्म कर लिया कि अच्छा इसकी मार्कशीट अच्छी नहीं है, तो भाई ये बंदा फिर केपेबल नहीं हो सकता। बाद की सारी इन्फॉर्मेशन का उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ने ही इंप्रेशन छोड़ दिया। रिसेंसी इफेक्ट इज जब जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है वो हम पे इम्पैक्ट डालती है। एंड हेलो इफेक्ट इज एक चीज, एक पॉजिटिव क्वालिटी जो हमें बताई गई है एक इंडिविजुअल की,
उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। हैलो इफेक्ट होता है जब आप एक इंडिविजुअल की एक पॉजिटिव क्वालिटी को उनके पूरे कैरेक्टर पे लगा देते हो कि हाँ बिकॉज ये एक अच्छी क्वालिटी है तो ये बंदा भी अच्छा होगा। तो हैलो इफेक्ट हमेशा एक पॉजिटिव क्वालिटी से जुड़ा होता है, नेगेटिव क्वालिटी से जुड़ा नहीं होता। यहाँ पे प्रिमेसी इफेक्ट दिखा है। विच सोशल साइकोलॉजिस्ट क्लासिफाइड एट्रीब्यूशंस फॉर सक्सेस एंड फेलियर बेस्ड ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड स्टेबल और अनस्टेबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? ए नॉर्मन ट्रिपलेट, बी बर्नार्ड वियना, सी फ्रिट्ज हाइडर एंड डी शेरिफ। तो attributions for success and failure based on internal, external and stable unstable factors हमें दिए थे बी बर्नार्ड वियनर ने। assertion and reasoning question once again। assertion है people make external attributions when in actor role and internal attributions in observer role in the case of negative experiences। and reason है people want to have a nice image of themselves as compared to others। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं? ये दोनों चीजें इन्होंने दे दी। अब पहले देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। तो असर्शन देखते हैं कि जब भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट, जैसे मान लो somebody did something bad, जब हम एक्टर रोल में होते हैं, हमारा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, लेट्स से वी फेल एट समथिंग, तो हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कर देते हैं एक्टर रोल में। जब आप उस चीज को एक्ट आउट कर रहे हो कि भाई मैं फेल इसलिए हो गया क्योंकि फलाने की गलती थी और ये खराब था इसलिए ये तो होना ही था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो दिस इज करेक्ट। या एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन हम करते हैं जब हम एक्टर रोल में होते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए। और इंटरनल एट्रीब्यूशंस जब हम एक ऑब्जर्वर रोल में होते हैं, जब हम किसी और को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस में देखते हैं, तब हम एट्रीब्यूट कर देते हैं कि अरे ये ऐसा है इसलिए इसने ऐसा बिहेव करा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, विच मीन्स आवर assertion is true। And reason is that people want to have a nice image of themselves as compared to others. This is also true. Now, is R explaining A? Yes, it is explaining A. Because ये हमें क्या कह रहा है बेसिकली कि लोग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए अपने पे बात आती है तो एक्सटर्नली एट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरे पे बात आती है तो इंटरनली एट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम खुद को एज सक्सेसफुल देखें, नाइस देखें, फ्लॉलेस देखें। इसीलिए yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A। Next question, what is the phenomenon where individuals show better performance in presence of others than when they are alone? A, social comparison, B, social facilitation, C, evaluation apprehension and D, co-action effect। Answer is B, social facilitation। जब औरों के साथ इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है तो हम उसको सोशल इनहिबिशन कहते हैं, बट जहां पे इंप्रूव होती है, बेटर होती है, वहां हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन हो रहा है। इन विच सिचुएशन इज परफॉर्मेंस बेटर अंडर को-एक्शन? को-एक्शन मतलब साथ साथ कई लोग जब साथ में एक बिहेवियर कर रहे हैं, लेट्स से साइकिलिंग कॉम्पिटिशन या मैराथन हो रही है। A, when there is no social comparison, B, when the task is complex and unfamiliar, C, when the task is simple and familiar, and D, when there is no competition। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? को एक्शन करेंगे तो परफॉर्मेंस बेटर कब होगी? परफॉर्मेंस बेटर तब होगी जब जो आप टास्क कर रहे हो ना वो सिंपल है और आपने वो कई बार करा है, यू आर फेमिलियर विद द टास्क। अगर सोशल कंपैरिजन ही नहीं होगा तो फिर तो भाई तुम्हारा अराउजल वगैरह वो सब कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे सोशल कंपैरिजन का तो पॉइंट ही नहीं है। अगर टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स और अनफेमिलियर होगा देन यू सोशल इनहिबिशन हो जाएगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट विद इट। जब टास्क सिंपल और फेमिलियर होगा तब यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली। तो द आंसर इज सी, व्हेन द टास्क इज सिंपल एंड फेमिलियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो सोशल बिहेवियर, जिसको हम हेल्पिंग बिहेवियर भी कहते हैं? A, a student giving away his pen to a friend who forgot to bring one. This is a pro-social behavior. B, donating blood to save lives in an emergency situation. This is also a pro-social behavior. C, offering to volunteer for an NGO to enhance one's college application. This seems like a pro-social behavior. And D, consoling a friend who is going through a difficult time. This also seems like a pro-social behavior. देखो फर्स्ट एंड सेकंड तो हाँ है, ये हेल्पिंग बिहेवियर है 100%। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सी एंड डी दिए हैं कि इनमें से बताओ कौन सा है। तो देखो हमने ये पढ़ी है क्लियरली ये कंडीशन प्रो सोशल बिहेवियर की, कि प्रो सोशल बिहेवियर विदाउट एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, उसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ऑफरिंग टू वॉलंटियर फॉर एन एनजीओ, ताकि अपना कॉलेज एप्लीकेशन जो है, अपना रेज्यूमे तो अलग चीज होती है, बट या कॉलेज एप्लीकेशन में वो चीज रखे कि हाँ भाई बंदे ने वॉलंटियर करा है। दिस इज नॉट अ प्रो सोशल बिहेवियर क्योंकि इसमें एक पर्सनल मोटिव जुड़ा है। ऐसे ही donating to charity for tax deduction purposes, it's not a pro-social behavior because वहां पे भी एक personal motive जुड़ा है। This was a question that I remember that came in my
term one exam for psychology. That's why I have mentioned it, tax deduction wala. Consoling a friend who's going through a difficult time. Yes, this is a pro-social behavior. ये मत सोचना कि अरे इसमें उसने कुछ दिया थोड़ी ना है, बस मुंह से बोल के ही तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर कैसे? ऑफरिंग सिंपैथी एंड एम्पैथी इज अ प्रो सोशल बिहेवियर, आपकी बुक में लिखा है, इसलिए इवन वर्बल सपोर्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट इज इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन एज प्रपोज्ड बाय कॉट्रेल? तो यहाँ पे एक नया आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है, किसने इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन दिया था? कॉट्रेल ने दिया था। अब देख लेते हैं इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन होता क्या है। ए, द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। B, the eagerness to receive praise or reward. C, feeling that one is being evaluated by others leading to arousal. And D, social comparison and competition with others. यहाँ पे हम देखें, अगर इस वर्ड को ही देख लो, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, इवैल्यूएशन मतलब किसी को इवैल्यूएट किया जा रहा है कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड कोई आपको लगातार देख रहा हो, आप थोड़े नर्वस हो जाते हो, राइट? दैट इज इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, बिकॉज आपको लग रहा है कोई मुझे इवैल्यूएट कर रहा है। एप्रीहेंशन इज वही एंजाइटी की मुझे देखा जा रहा है कि मैं कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। सो इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन इज सी, फीलिंग दैट वन इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय अदर्स कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से अराउजल होता है। ओके, सो इसीलिए इसका आंसर वुड बी सी, फीलिंग दैट वन इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय अदर्स। ईगरनेस टू रिसीव प्रेज एंड रिवॉर्ड नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज, जो हमारा ये पूरा सोशल फैसिलिटेशन है ना, उसमें एक चीज याद रखना, पहले हमारा इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन होता है कि मुझे कोई इवैल्यूएट कर रहा है, ये रियलाइजेशन होता है, इसकी वजह से हमारा अराउजल होता है, जो कि हमें जाइंस ने दिया था, ये अराउजल, लीडिंग टू अराउजल, और इस अराउजल की वजह से हमारा सोशल फैसिलिटेशन होता है, हमें एक प्रेशर फील होता है कि नहीं भी अच्छे से परफॉर्म करना है, इसीलिए जब हम औरों के साथ परफॉर्म करते हैं वी परफॉर्म बेटर। ओके, Rashid visits a shop where he sees a man screaming and throwing tantrums. He thinks to himself that the man is uncourteous and has no social mannerism. Here, Rashid is in a dash role and he made an dash attribution. तो राशिद एक एक्टर रोल में है या ऑब्जर्वर रोल में है यहाँ पे, और उसने एक इंटरनल एट्रीब्यूशन करी है या एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करी है, हमें ये देखना है। तो राशिद विजिट्स अ शॉप, वो एक मैन को देख रहा है बिहेव करते हुए, ही सॉ अ मैन बिहेविंग, विच मीन्स ही इज इन द observer role. Okay, he is in an observer role and he thinks that the man is uncourteous and has no social mannerism. उसने उस आदमी का बिहेवियर किस पे एट्रीब्यूट किया कि भाई ये आदमी ही ऐसा है, इंटरनल फैक्टर, कि भाई आप खुद ऐसे हो, आपका डिस्पोजिशन ऐसा है, इसलिए यू आर बिहेविंग इट दिस वे। सो दिस इज एन इंटरनल एट्रीब्यूशन, which means हमारा correct answer should be B, that Rashid is an observer role here and he made an internal attribution. This is also an example of actor-observer effect. Which norm suggests that individuals should help anyone who needs help without considering any other factor? अब यहाँ पे आपका नॉर्म फैक्टर्स आ गए ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। वो कौन सा नॉर्म है जो कहता है कि इंडिविजुअल्स को सबकी हेल्प करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी और अलग चीज उससे डिफर कर रही हो? तो ए, नॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस, बी, नॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी, नॉर्म ऑफ इक्विटी, and D, norm of reciprocity. The answer is B, norm of social responsibility. Okay, case-based question. This is important. Nalin was on his way back to home at late night when he saw a girl waiting anxiously along the metro station. She was trying to make a call to her home, but her device wasn't operating well. Nalin thought of offering his phone to her for help, but then hesitated as it was an odd hour and the person was a girl. He felt that his actions could be misinterpreted by her and moved on. Which factor of pro-social behavior does this signify? A, cultural factor, B, norm of equity, C, expected reactions of person being helped, and D, empathy. अब यहाँ पे नलिन का क्या था? He thought of helping a person who was in need, but क्योंकि it was an odd hour, रात का टाइम था, plus person was a female, right? And culturally, not just culturally but universally, हमारे culture में ये ज्यादा माना जाता है कि वैसे भी मतलब universally that it is not a very gentle manly gesture, so it can be misinterpreted as well, and this inhibited Nalin from doing a pro-social behavior. तो यहाँ पे cultural factors मत कर देना just because I said culture. This is more like C, expected reactions of the person जिसकी हम help कर रहे हैं, क्योंकि देखो he felt that his actions could be misinterpreted by her, जिसकी help करी जा रही है वो misinterpret कर लेगा कि भाई ये इंसान चाहता क्या है मुझसे। तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ द पर्सन बीइंग हेल्प ने यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर नहीं होने दिया।
Okay, in which of the following cases increased intergroup contact can lead to reduced prejudice? A, when the two groups meet in a competitive context. B, when close interactions allow for knowing each other better. C, group identities are highlighted. And D, all of the above. Now this इसमें से बहुत obvious and easy सा आंसर है. The answer is B, जब दो ग्रुप्स के बीच में ऐसा इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट हो जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शंस हो पा रहे हैं, हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पा रहा है कि अच्छा आप ऐसे हो मैं ऐसा हूँ. कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होता. कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और ग्रुप आइडेंटिटीज हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हाईलाइट होनी चाहिए, तभी प्रेजुडाइज रिड्यूस होगा. तो द आंसर इज बी. ओके, Corby considers herself an environmentalist and is passionate about reducing her carbon footprint. However, she loves driving her SUV, which consumes a lot of fuel and emits harmful greenhouse gases. In this case, how is Corby's attitude towards either the environment or the car driving likely to change? A. Balance concept. B. Cognitive dissonance. C. Two-step concept. And D. None of the above. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक तरफ कॉर्बी loves the environment. She's like we should do everything जिससे environment को harm ना हो. पर दूसरी तरफ वो SUV ड्राइव कर रही है एंड वो रियलाइज कर रही है कि भाई इसकी वजह से तो उल्टा मेरा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है. तो यहाँ पे एक एटीट्यूड है और दूसरा एटीट्यूड है. SUV चलानी है पर एनवायरमेंट से प्यार है. अब ये दोनों एटीट्यूड्स कंफ्लिक्ट में आ रहे हैं और जहां भी दो एटीट्यूड्स कंफ्लिक्ट में आ रहे हो ना उसमें हमारा एटीट्यूड चेंज जो होगा वो कॉग्निटिव डिसोनेंस के थ्रू होगा हमेशा. बैलेंस कंसेप्ट तब होगा जब लेट्स से दो लोग इन्वॉल्व है एंड तीसरा एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है. टू स्टेप कंसेप्ट तब इन्वॉल्व होगा जब एक हमारा एक टारगेट है एंड उनके पास एक सोर्स है. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपर्ट है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई उनके आइडियल है. वहां पे टू स्टेप कंसेप्ट ऐसी केस स्टडीज में अप्लाई होगा. बट कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पे अप्लाई क्यों होगा? क्योंकि जहां भी दो एटीट्यूड्स आ रहे हैं जो कि क्लियरली कंफ्लिक्ट में है और अब उनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा तो वहां पे हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन? इंप्रेशन फॉर्मेशन के हमने 3 सब प्रोसेसेस पढ़े थे इफ यू रिमेंबर. ए सिलेक्शन, बी कंक्लूजन, सी ऑर्गेनाइजेशन, डी इन्फ्रेंस. The answer is B, conclusion. Okay, I think यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है. Which of the following is not a sub process of impression formation? तो selection हमारा impression formation है, इसका सब प्रोसेस है. सिलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्फ्रेंस निकल के आता है. बट कंक्लूजन इज नॉट अ सब प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन. सॉरी फॉर द मिस्टेक ओवर है. व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड व्हेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बायस्टैंडर्स लीड्स टू अ रिड्यूस्ड लाइक्लीहुड ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर? A. Reciprocity effect. B. Social comparison. C. Equity principle. And D. Diffusion of responsibility. Very easy question. जब बहुत सारे लोग एक ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे हेल्प करने की जरूरत है तो उल्टा हमारा हेल्प करने का लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी नीचे चला जाता है जब बहुत सारे बायस्टैंडर्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड डी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इवन द बायस्टैंडर इफेक्ट. बट आपकी बुक में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो हम इसे यहीं तक रखेंगे. ओके, वी आर लाइकली टू एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश फैक्टर्स एंड फेलियर्स टू डैश फैक्टर्स. दिस इज फ्रॉम वाइनर की थ्योरी जो हमने पढ़ी थी सक्सेस एंड फेलियर वाली. तो जब भी सक्सेस होती है हम उसको अपनी सक्सेस को इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं कि आई वाज सक्सेसफुल बिकॉज भाई मैंने मेहनत करी है, भाई मैं हुई इंटेलिजेंट. एंड फेलियर होगा तो भाई टीचर ने मार्क्स ढंग से नहीं लगाए, टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था, एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो द आंसर वुड बी ए, सक्सेस फॉर इंटरनल फैक्टर्स एंड फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड इसी के साथ हमारा जो थॉरो रिवीजन है चैप्टर 6 का वो पूरा होता है. आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा. और एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल थक गए. इट्स लाइक थोड़ा चैलेंज करा होगा आपको इन क्वेश्चंस ने. एंड अगर करा है ना, थोड़ा भी लगा है आपका कुछ प्रिपरेशन हुई है, please guys, again reminding you to subscribe to the Twin Bros YouTube channel. We are doing it all for you. Make sure you like the video again and comment में जाने से पहले अपना स्कोर लिखना है. कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई, कौन कौन से एरियाज में दिक्कत आई लिखना है, फिर जाना है नेक्स्ट वीडियो पे. ओके, एंड जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करे उनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. That's it for today. Let's meet in the new video.